जय हिंद दोस्तों। इसके पहले वाली वीडियो में हमने जनजाति के रक्षोपाय के संवैधानिक प्रावधान को देख लिया था। आज हम जनजाति के रक्षोपाय के वैधानिक प्रावधान और योजनागत प्रयासों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है वैधानिक। देखिए वैधानिक प्रयासों में, तो संवैधानिक प्रयासों में मैंने आपको बताया कि संवैधानिक प्रयास वो होते हैं जो कि संविधान में वर्णित है। वैधानिक प्रयास वो होते हैं जो कि संसद या राज्य का विधानमंडल कानून बना करके कोई अधिकार या कोई प्रावधान करता है जनजातियों के रक्षोपाय के संबंध में, उसे हम वैधानिक प्रयास करते हैं। देखिए ऐसे इस दिशा में जो पहला प्रयास था, अब वो पहला वन अधिनियम 1865 में। अब आपको मालूम है 1865 का समय अंग्रेजों का था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले पहला वन अधिनियम 1865 में, इसमें क्या किया कि वन एवं बंजर भूमि को राज्य के नियंत्रण पे ला दिया। मतलब उसके बाद जो उसके पहले जनजाति अपने तरीके से उसका यूज करती थी, लेकिन 1865 के वन अधिनियम में वन एवं बंजर भूमि दोनों राज्य के कंट्रोल में है। मतलब उसके जो स्वामी हो गए वो, मतलब कुल मिला के जो जंगल और बंजर भूमि है वो उसका मालिकाना हक राज्य के पास चला गया। उसके बाद है पहली वन नीति। ये सीधे पूछेगा पहली वन नीति कब आती है, तो याद रखिए आज़ादी के बाद पहली वन नीति 1894 में आई है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, अब ये भी समय अंग्रेजों का है, तो यहाँ भी वन राज्य के नियंत्रण में ही थे और वनों से राजस्व प्राप्ति पर बल दिया गया। मतलब कि अंग्रेजों के वही जो अधिनियम में था उसी की नीति आगे फिर नीति बना दी गई। उसमें जो राज्य पर नियंत्रण तो पहले से ही स्थापित था अंग्रेजों का, तो वो बनाए रखे। लेकिन पहले क्या होता था, पहले 1865 के वन अधिनियम में राजस्व का प्रावधान नहीं किया था कि कोई अगर वहाँ से मतलब कि लकड़ी काटता है या किसी भी तरह का वन उपज का उपयोग करता है, ला के काट करके शहरों में बेचता है, तो सरकार को कोई राजस्व नहीं मिलता था। लेकिन उन्होंने 1894 की जो पहली वन नीति आई उसमें राजस्व का भी प्रावधान कर दिया। अब बात आती है स्वतंत्रता के बाद। तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के बाद की जो पहली वन नीति है ये 1952 में आई। 1952 की पहली वन नीति जो कि स्वतंत्रता के बाद की है। इसमें क्या है कि इसमें अनुसूचित जनजाति और वनों के मध्य अलगाव और जनजाति को कई तरह के वनों से वन अधिकारों से वंचित किया। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ना सरकार से थोड़ा गलती हो गई थी। जब आज़ादी आज़ादी के बाद हुई, आज़ादी हुआ, आज़ादी के बाद हमने संविधान बना दिया, कानून बना दिया। तो हमने पहले जो हमारे संविधान निर्माता है तो उन्होंने सोचा कि हम जितनी भी मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, जंगल है जिसका परंपरागत अधिकार लिखित रूप से नहीं है, तो उसे राज्य के कंट्रोल में कर देते हैं। तो यहाँ पे सरकार से गलती, हालांकि इसको फिर बाद में सुधार दिया गया। तो यहाँ पे हालांकि इसमें ये जो अधिकार है फिर बाद में जब हम मतलब 1960 के दशक में आते तो जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट भी आया था कि हम आज़ादी के बाद भी हमारे देश की जनजातियां वैसे ही रह रही हैं जैसे अंग्रेजों के समय रहती थी। जिस तरह अंग्रेजों के समय सरकार ने उनका शोषण किया, उनकी जो जल जंगल जमीन का अधिकार से वंचित रहा, उसी के बाद हमने जो 1952 की पहली वन नीति लाई है वो भी उसी पर आधारित थी। फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि नहीं, हमें जनजातियों को उनके सारे अधिकार वापस कर देने चाहिए। तो ये चीज़ें फिर आपको जो 1888 की वन नीति आएगी इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आज़ादी के बाद जो 1952 की वन नीति जो आज सरकार ने बनाई थी स्वतंत्रता के बाद, उसमें यहाँ थोड़ा चूक रह गए थे। तो इसमें प्रावधान क्या किया गया था कि जनजाति और वनों के मध्य अलगाव। अब भैया जनजातियां जंगल में रहती हैं तो आप अलगाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और जनजातियों को कई अधिकारों से वंचित, मतलब कुल मिला के जो जैसा पहले से अंग्रेजों के समय चलता आ रहा था सेम टू सेम आज़ादी के बाद भी वही स्थिति जनजातियों की रही, उनको कोई राहत नहीं दी गई। फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 आए। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे वनों की कटाई को सीमित कर दिया गया और जैव विविधता संरक्षण और आपका वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए। ठीक है, ये आपको वन। लेकिन उसके बाद जो बता ने जो 1952 में गलती हुई थी वो हमने 1988 के वन नीति में सुधार दिया। इसमें क्या किया गया, इसमें अनुसूचित जनजाति और वनों के मध्य सहजीवी संबंध पर बल दिया। सहजीवी संबंध मतलब कि सिम्बायोटिक रिलेशन, कि वो जिस तरह चाहे उस तरह वो वन को यूज कर सकते हैं, वन पे रह सकते हैं। उन्हें उनके जो मतलब वन संबंधी अधिकार है, जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो उनसे नहीं छीना जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद इसको और विस्तृत करने के लिए ये 2006 में वन अधिकार अधिनियम, और ये वन अधिकार अधिनियम में तो उनको ये देखिए ना, वनों पर वनवासियों का परंपरागत अधिकार, मतलब जो उनका आज जैसे जब से उनके पूर्वज जैसे रह रहे थे आज़ादी के, अंग्रेजों से पहले भी जो स्थिति थी वही स्थिति उनको ला दी गई। मतलब कि जो जनजाति जिस वन पे रह रही है और जिस तरह
उनके पूर्वज रहते आ रहे हैं, उन्हें उनका अनन्य अधिकार दे दिया गया हमेशा के लिए। तो ये हम फिर आगे आ जाएंगे। तो आज जो स्थिति है जनजातियों की, वो पहले के समय की स्थिति है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद थोड़ा चूक हो गई थी। तो ये उसके बाद आपका भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 मैंने आपको लार का बताया था। ये मैं आपको सोसाइटी वाले चैप्टर में इस अधिनियम को मैं बहुत डिटेल पढ़ाया हूँ। और ये अधिनियम आपके ये सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक विधान और भारतीय समाज दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अभी अभी का अधिनियम है। और इस पे बाद में जाकर के बहुत ज़्यादा इसमें फिर विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था, तो इसमें मैं हालांकि पहले आपको जनजातियों का इस अधिनियम के तहत जनजातियों को जितने भी प्रावधान छूट दी गई, मैंने आपको बताया जनजातीय क्षेत्रों को अधिग्रहण को ज़्यादा कोशिश किया जाएगा कि उसको टाला जाए, तो ये सारे प्रावधान मैं आपको पहले भी बताया। तो ये जो है इसमें भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास के संबंध में जनजातीय पीड़ितों की सुरक्षा का प्रावधान किया है कि अगर पहले तो टाले, अगर नहीं होता है तो फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देकर के उनके पुनर्वास और पुनर्स्थापन और जो स्थिति उनकी है वही स्थिति को आगे बनाए रखने का प्रयास किया जाए। तो ये इतने आपके कुल मिला के वैधानिक प्रयास थे जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं योजनागत प्रयास। तो देखिए, योजनागत प्रयास को लेकर के केंद्र सरकार राज्य सरकार ने अपनी अलग अलग भूमिका, लेकिन जैसे आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश जो है वो जनजातीय राज्य है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर जब सबसे ज़्यादा अगर जनजातीय जनसंख्या अगर भारत के किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश। तो इसको लेकर के मध्य प्रदेश सरकार ने अलग से बहुत सारे प्रावधान किए हुए हैं आपके इस जनजातियों के उत्थान के लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या सरकार ने प्रयास किए। तो पहले देख लेते हैं, हमको पढ़ना तो पूरा पड़ेगा पर लेटेस्ट पहले देख लेते हैं। ओके, तो देखिए अगर आप इसमें जाएं, एक मिनट दोस्तों, चलिए। तो ये मैं आपको टेबल के फॉर्म में दे दिया हूँ ताकि आपको इसको याद करने में आसानी रहे। मैं हालांकि बीच बीच में आपको इसके ट्रिक वगैरह भी बताता रहूँगा। तो देखिए, पहला है टांट्या भील स्वरोजगार योजना। ये कब लॉन्च हुई, ये मई 2013 में आपकी लॉन्च हुई टांटा भील स्वरोजगार योजना। अब टांटा भील स्वरोजगार योजना में है क्या, ये जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार, ये यहाँ आपको स्कीम में नाम से ही पता चल रहा है कि इनको स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए ये टांटा भील स्वरोजगार योजना लाई गई थी। अब इसके बाद अगली जो हमारी है, ये मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना। अब मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत क्या किया गया था, इसको कब लॉन्च किया गया, 20 मार्च 2023 को। तो 20 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना में इसमें जो पीवीटीजीज है, मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजीज है और पूरे भारत में 75 पीवीटीजीज है। तो जो पीवीटीजीज है, पर्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको आजीविका हेतु दुधारू नस्ल की पशु जैसे गाय भैंस जो भी बकरी है, तो वो इस तरह इनको उपलब्ध कराने के लिए 20 मार्च 2023 को लॉन्च की गई थी। अब आगे है आपका टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना। टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना ये 6 सितंबर 2022 को लॉन्च की। इसका क्या उद्देश्य था कि जो जनजातीय युवाओं को नवीन उद्यम स्थापित, उद्यम मतलब कि कोई उनको कारोबार करना है, बिजनेस करना है, उसके लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये योजना लॉन्च की गई थी। चलिए अगली देखते हैं, अगली है विरसा मुंडा योजना। तो ये तो आपको पता ही है कि ये अभी लेटेस्ट की है, 6 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई। अब इसमें क्या है, बिरसा मुंडा योजना में ये जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार हेतु वित्त सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्च की। देखिए आपके में ना इस बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये क्या पूछ सकता है, योजना पूछेगा, योजना का बहुत लॉन्च डेट पूछेगा और उद्देश्य, इसके अलावा अंदर आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगला है मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति वित्त पोषण योजना। तो देखिए उद्देश्य तो ज़्यादातर उसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, बस आपको लॉन्च डेट याद होनी चाहिए। ये भी 6 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई। ये क्या है, अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विभिन्न परियोजना के वित्त पोषण के, अनुसूचित जनजाति के लिए जितनी भी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उनके लिए वित्त की सहायता उपलब्ध। फिर है संत रविदास स्वरोजगार योजना, ये 2022 16 फरवरी 2000। इसमें क्या है, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने तो कम ब्याज पर, मतलब कि ये सेम टू सेम आपकी इसके इस वाली का है, जैसे टांटा भील आर्थिक कल्याण योजना का ही ये एक तो दूसरा रूप आपका ये संत रविदास स्वरोजगार योजना है। अब ये इसमें अंतर क्या है, तो ये क्या है, ये एससी के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है। और ये जो आपकी है ये आपकी अनुसूचित टांटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना ये एसटी के लिए थी। ये तो ये डिफरेंस हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं।
अगला है हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम। अब ये क्या है, ये आपको मालूम है कि 15 जुलाई 2022 में ये चली क्या है, आपको मालूम है कि जो सिकल सेल अमीनिया वाली प्रॉब्लम हो रही है, उनके आरबीसी का जो आकार बदल जाता है, ये वाली जो समस्या है ये जनजातियों में ज़्यादा है, तो उनके निदान के लिए हीमोग्लोबिनोपैथी निदान कार्यक्रम, ये सिकल सेल अनीमिया और इसी का एक रूप होता है थैलेसीमिया से पीड़ित लोगों के उपचार की व्यवस्था इसमें की जा रही है। तो इनमें एक तरह से इनको डॉक्टरी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद है जनजाति एवं स्वराज अभियान। ये 17 सितंबर 2021 को लॉन्च की गई है। प्रदेश के कमजोर वर्ग की जो जनजाति वर्ग है उनके लिए अपलिफ्टमेंट है। फिर आकांक्षा योजना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1 जनवरी 2018 ये एक्चुअली किसके लिए है कि जो बच्चे 10वीं क्लास में टॉप मारते हैं उनको आगे की प्रतियोगी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है, ये आकांक्षा योजना में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका एकलव्य मॉडली आवास विद्यालय। देखिए एकलव्य के नाम से 3 योजनाएं चलती है, इसीलिए मैंने आपको तीनों लाइन से बता दिया। अब क्या है देखिएगा, अंतर आपको पता चलेगा। देखिए इसमें क्या दिया है, एकलव्य मॉडल आवास विद्यालय। आवास विद्यालय मतलब कि ऐसा विद्यालय जहां उनको हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है ना। तो ये क्या, ये पुरानी हो गई थी, ये 1997-98 में चली। इसमें जनजाति वर्ग के जो विद्यार्थी उनको निःशुल्क आवासीय विद्यालय सुविधा उपलब्ध है। फिर उसके बाद हमने इसको रिलॉन्च किया एकलव्य आदर्श। तो मॉडल की जगह हमने इसको आदर्श हिंदी में आदर्श कर दिया। तो एकलव्य आदर्श आवासीय, ये भी सेम टू सेम वही है, 2012-13 में लॉन्च हुई, ये भी निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध। फिर ये आपका उसके पहले लॉन्च हुई थी एकलव्य शिक्षा विकास योजना, ये 15 नवंबर 2010 को। ये क्या था, जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं बच्चों को, उनकी जो मालूम है जंगल में तेंदुपत्ता जिससे बीड़ी बनाई जाती है, तो उनका जो संग्रहण करते हैं फिर उसे बेचते हैं, तो उनके जो बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए योजना है। अब देखिए गुरुकुल विद्यालय योजना, ये 2017 को लॉन्च की थी। अब जैसे आपको ट्रिक याद कर ले तो गुरुकुल, अब आज जानते हैं कि आज कॉन्वेंट स्कूल आ गया, तो गुरुकुल को खतरा है, खतरा से 17 याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा उपलब्ध कराने के। फिर दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। अब देखिए ये 2004 में इसका तैयार किया तरीका है, ये देखिए उपचार है ना, तो यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 4 से 4 कर लीजिएगा। तो ये क्या है, चिकित्सीय सुविधा, ये आपको पता ही है। उसके बाद है दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, ये 2006। तो ये आपकी जो नवासी आपके आवासीय विकास खंड है जनजातीय आवासीय, उनमें एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये दीनदयाल चलित अस्पताल योजना शुरू की गई थी। अब इसको याद करने का तरीका तो ऐसे याद कर लीजिए कि उपचार के लिए, उपचार से 4 था, और जब चलना हो तो 2 पैरों में आदमी चलता है, तो 4 और 2 कर दीजिए तो 2006 हो जाएगा। ठीक है, याद करने का तरीका है। फिर है दीनदयाल वनांचल सेवा योजना, तो ये 2016 में ये क्या था, ये था वनों में निवास करने वाले जनजातियों को विभिन्न योजना, जितनी भी योजनाएं दी जाती उनके लाभ के लिए। अब इसको याद करने के तरीकों में बता रहा हूँ। वनांचल सेवा, वन के अंचल में आदमी सो नहीं जाता, तो 100 से 16 याद कर लीजिएगा, सो जाता है तो 16। ठीक है। फिर उसके बाद है अरुणिमा योजना, ये थोड़ा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 1999-2000 में ये जनजातियों के स्वास्थ्य जागरूकता लाने के लिए अरुणिमा योजना लाई गई थी। उसके बाद शंखनाद योजना, ये आपकी 1997 में जनजातियों में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ये आपकी शंखनाद योजना लाई गई। उसके बाद है ज्वाली, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट योजना, याद रखिए ज्वाली। ये ज्वाली योजना 2004 में, आपको मालूम है कि जनजातियों में वैश्यावृत्ति की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो ये वैश्यावृत्ति में जितनी जनजातियाँ फंसी हुई हैं उनके पुनर्वास के लिए ये लाई गई थी। ठीक है। फिर साथीदार अभियान, ये याद रखिए, ये मुख्यतः भीलों के लिए था। तो भील जनजाति में भी ये क्या है, ये भील जनजाति में दापा प्रथा होती है। दापा प्रथा क्या होती है, दापा प्रथा एक वधू मूल्य प्रथा होती है, कि इसमें जब लड़के की शादी की जाती है तो लड़का वाला ना लड़की के पिता को पैसा देता है, मतलब एक तरह से लड़की खरीदी जाती है, आप समझ रहे हैं ना। तो इस दापा प्रथा के उन्मूलन खत्म करने के लिए ये साथीदार अभियान 2016 में लॉन्च किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर पंचधारा योजना ये नवंबर 1991 में जनजाति महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाई। चलिए अगली देखते हैं। तो अगली अगली हाँ, ये जो पंचधारा योजना आपको बताया ना, ये पंचधारा योजना की 5 ठो सब योजना है। ठीक है। पंचधारा योजना 1991 में, इसी की 5 सब योजना है जो कि 5 क्षेत्रों में काम करती है, वो ये है। पहली इसकी जो पंच, ये लिखा भी है कि 5 सब स्कीम आर ऑपरेटेड अंडर पंचधारा योजना। तो कौन सी, पहला है वात्सल्य, कल्पवृक्ष, ग्राम्या, आयुष्मती। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वात्सल्य ये है, ये प्रसूति सहायता देने के लिए, कि डिलीवरी के समय अगर कोई मतलब कोई सुविधा चाहिए उसके लिए आपके ये थे। फिर कल्पवृक्ष योजना की क्या, आपको मालूम है कि जनजातियों में ना रेशम कीट पालन का बहुत ज़्यादा मतलब कि इनका व्यापार किया जाता है, जनजातियों में इनका उत्पादन किया जाता है रेशम का। ठीक है ना। तो रेशम कीट पालकों के
प्रशिक्षण देने के लिए ये आपके कल्प वृक्ष योजना है। फिर ग्राम्य योजना ये थी, ये स्वरोजगार हेतु ग्राम में ही आपके गांव में ही आपको उनको स्वरोजगार देने के लिए वित्तीय सहायता दी। फिर आयुष्मती योजना ये थी, ये जो अनाथ और विधवाएं महिलाएं होती है ना, अनाथ और विधवा महिला जनजातियों में, उनके लिए ये आयुष्मान योजना लॉन्च की गई थी। चलिए अगला है आपका आवास सहायता योजना। देखिए आवास सहायता योजना ये 2016 में लॉन्च हुई। इसका उद्देश्य था जनजाति वर्ग के छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आवास आवास भत्ता देना। मतलब जो उच्च शिक्षा के लिए आप आज आज भी आप देखेंगे जो ना उच्च शिक्षा के लिए मतलब जी अपने शहर से दूर जाते हैं, मतलब शहर में चले जाते हैं अपनी मतलब जहाँ रहते हैं, मतलब गांव से अगर शहर आते हैं तो उनको ना ये उच्च शिक्षा के लिए उनका आवास जो रहने का जहाँ रहते हैं वहाँ उनको किराया दिया जाता है। तो ये अभी भी चलती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट स्कीम है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा आवास, मतलब जितनी भी एसटी के आपके वर्ग के लोग हैं, चाहे छात्र हो चाहे छात्रा हो, वो अगर उच्च शिक्षा के लिए शहर में आकर के अगर शिक्षा प्राप्त करते तो उनको आवास के लिए, मतलब जहाँ किराए से रहते उसके लिए वहाँ उनको रेंट का सुविधा दिया। फिर उसके बाद है सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ये 2012-13 में लॉन्च की है। क्या है, सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि है। फिर है राशन आपके द्वार योजना, ये 15 नवंबर 2021 में लॉन्च की गई। ये तो अभी कोरोना टाइम में लॉन्च की गई थी, ये तो आपको मालूम भी है कि ऐसे जनजातीय क्षेत्र जहाँ राशन की दुकान नहीं है वहाँ उनके घर तक राशन पहुँचाने के लिए सरकार ने इसे लॉन्च किया था जनजातीय गौरव दिवस के दिन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका निःशुल्क अगला है आपका निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना। ये जब जब कोई जैसे जनजाति बच्चे जब नौवीं कक्षा में प्रवेश करता है, तो आपको मालूम है कि गांव तक आठवीं मिडिल स्कूल ही होती है, 8वीं तक। नौवीं कक्षा के लिए दूर पढ़ने के लिए उनको थोड़ा दूर जाना पड़ता है, जैसे 5 किलोमीटर से जब ज़्यादा जाते हैं, तो नौवीं कक्षा के प्रवेश पर ये सिर्फ बालिकाओं लड़कियों को मिलती है, लड़कों को नहीं। तो लड़कियों को साइकिल सुविधा साइकिल दी जाती है। तो ये निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना 2007 में, तो ऐसे याद कर लिए साइकिल का साथ। फिर उसके बाद है जनजाति बालिका शिक्षा है, तो ये याद पता ही है कि कम साक्षर बालिकाओं में जनजातियों में बालिकाओं में साक्षरता बहुत कम है, तो उनके साक्षरता शिक्षा के लिए 1992-93 में योजना लाई। फिर ये इंपॉर्टेंट है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। ये एक्चुअली क्या था कि जनजाति विकास खंड में जो जनजाति बालिकाएं हैं उनको आवास, मतलब हॉस्टल रहकर हॉस्टल के साथ ही सुविधा उपलब्ध, ये 2004 में लॉन्च की गई थी कस्तूरबा गांधी। चलिए अगला है आपका कन्या साक्षरता योजना, जो 2012 कन्या साक्षरता परिषद, ये 2012-13 में लॉन्च की गई थी। ये आवासीय उच्च शिक्षा, मतलब ये जो आपकी कम ये स्कूल शिक्षा के लिए थी और ये उच्च शिक्षा के लिए आपकी लॉन्च की गई थी। आवासीय उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए कन्या साक्षरता परिषद 2012-13। अगली है आपकी कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या था, ये 6वीं 9वीं और 11वीं में प्रवेश लेने वाली जो बालिकाएं हैं उनको पैसा दिया जाता था। क्या 6वीं में प्रवेश लेंगी तो 500, 9वीं में लेंगी तो 1000 और 11वीं में लेंगी तो 3000 रुपए की राशि दी जाती थी इनको। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 2006 में लॉन्च हुई थी, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि कन्या छा गई पैसा लेके गई, ठीक है। फिर स्मार्टफोन, ये तो आपको ज़्यादातर याद ही होगा कि 2017 में लॉन्च की गई थी। ये जितने भी सभी के लिए थी, जितने भी स्नातक के प्रथम वर्ष में एडमिशन लेते थे तो उनको स्मार्टफोन सुविधा ये उपलब्ध कराई। फिर है आहार अनुदान योजना, 23 सितंबर 2017 को लॉन्च की गई। यह विशेष पिछड़ी जो जनजाति पीवीटीजीज हैं जो 3 हैं उनमें कुपोषण से मुक्त कराने, मतलब इसमें उनको अन्य मतलब गेहूँ चावल ये दिया जाता है, ठीक है। फिर है देवारण्य योजना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है 26 जुलाई 2021 को। ये एक्चुअली क्या था कि आपको मालूम है जनजातियाँ जो हैं वो औषधि में एक्सपर्ट होती हैं, जो भी अपने परंपरागत उपचार व्यवस्था उसमें। तो जो औषधि और सुगंधित पौधे हैं ना उनको लगाने के लिए, मतलब उनमें प्रोत्साहन करने के लिए ये आपका देवारण्य योजना लॉन्च की गई थी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अनुसूचित जनजाति राहत योजना। तो राहत योजना ये 2017 में लॉन्च की। इसमें था साधन विहीन जो आदिवासी कन्याओं के विवाह और अपार्जित निराश्रित वृद्ध अंधों और अति संकटग्रस्त व्यक्तियों के प्रकरण को तुरंत राहत, मतलब एक तरह से कोई आदिवासी कन्या विवाह वाला कोई मामला चल रहा है या वृद्ध संबंधित कोई मामला चल रहा है, उनको राहत देने के लिए 2017 में लॉन्च की गई थी। फिर है देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे जनजातियां होती हैं ये आपके लोक कला में, जैसे लोक नाट्य अच्छा करती है, लोक गायन बहुत अच्छा करती है, भित्ति चित्र वगैरह कला बहुत अच्छा बनाती है, ठीक है ना। तो उनको सम्मानित करने के लिए 1996-97 में देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय याद रखिए राष्ट्रीय स्तर का है, ठीक है। ये आदिवासी लोक कला में परंपरागत लोक कला महिला कलाकार को याद रखिए, महिला कलाकार के लिए ये वाली हमने लॉन्च की। अब पुरुष कलाकार के लिए हमने नाम बदल करके
तुलसी राष्ट्रीय तुलसी सम्मान कर दिया था। तो हमेशा ये इंपॉर्टेंट शब्द है। महिला कलाकार के लिए देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान, पुरुष सेम टू सेम ही है, सब सेम है। पुरुष कलाकार के लिए राष्ट्रीय तुलसी सम्मान, बस ये क्या था कि पुरुष वाला पहले लॉन्च हो गया था 1983 को, और महिला वाला हमने 1996, तो 83 ऐसे याद कर लीजिए, 83 यानी त्रासदी, और जब त्रासदी आती है तो आदमी तुलसी खाता है, तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। और ये देवी 96 वाला है, ठीक है, कि देवी अहिल्याबाई छावे, ठीक है। तो ये हो गए 5 लाख रुपए, इनमें दोनों में प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, देखिए अगला जो है ये शंकर साहब रघुनाथ साहब प्रोत्साहन योजना है। ये पुरस्कार है शंकर साहब रघुनाथ साहब, ये 2008 को लॉन्च। इसमें क्या था कि कोई आदिवासी कला, मतलब ये जो दिया जाता था आपका, ये बड़े लोगों को दिया जाता था, मतलब कि जो उम्र दराज, और ये बालकों को दिया जाता था, मतलब जो अभी शुरू शुरू कर रहे, मतलब पहले आपका शंकर साहब रघुनाथ साहब, फिर जब इसी में जब बहुत और उत्कृष्ट का कार्य हो जाता था, तब फिर वो आपका देवी अहिल्याबाई सम्मान या फिर राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। तो इसमें क्या है, 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, ये भी सेम टू सेम आपके, इसका भी जो आदिवासी जनजाति कला है उसी के लिए। अब है मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, ये आपका 2017 में लॉन्च किया गया। ये मेधावी विद्यार्थी जो पढ़ने में अच्छे हैं उनको दिया जाता है। फिर है बलराम ताल योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये एक्चुअली क्या था कि जनजातियों को ना इसमें पैसा दिया जाता था कि वो अपने क्षेत्र में ना तालाब का निर्माण सका, या फिर कोई ऐसा गड्ढा खुदवा सके जिसमें पानी संचित हो सके, तो उसके लिए ये पैसा दिया, वो वित्तीय सहायता दी जाती थी। 2007 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। उसके बाद है नीली क्रांति योजना, ये 2015-16 में लॉन्च की। ये मत्स्य पालन को, नीली आपको मालूम है नीली मछली, तो मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए ये लॉन्च की गई थी। अगला देखते हैं, ये है विदेशी अध्ययन छात्रवृत्ति योजना, ये 2003 को लॉन्च की गई। ये क्या था कि जो जनजाति, मतलब जो लोग हैं जनजाति वर्ग के, वो अगर विदेश जाकर के अध्ययन करना चाहते हैं तो उनको उच्च शिक्षा के लिए इसमें इनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। उसके बाद है, अगला है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ये 1 अप्रैल 2013 को लॉन्च की। इसमें क्या, सभी वर्ग के जो युवा हैं उनको स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है। फिर वनधन योजना, ये 2019 को लॉन्च की, लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ये जनजाति बुनकर हैं जो कपड़ा बुन करके, उनके उत्थान के लिए वनधन योजना लाई, ठीक है। अब उषा किरण योजना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल अलग से उषा किरण को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या था कि आपको मालूम है कि जनजाति, हालांकि ये पूरे देश की समस्या है, महिलाओं के जो घर में घरेलू हिंसा वाला मामला है, तो उसको रोकने के लिए जनजातियों में स्पेशल हमने ये आपका उषा किरण योजना आपके 2006-7 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। फिर सेम टू सेम प्रतिभा किरण योजना, ये 2009 में लॉन्च की। इसमें क्या किया जाता था कि जो शहर में बीपीएल परिवार के छात्र रहते हैं, वो अगर 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होंगे तो उनको 500 रुपये प्रति माह 10 माह तक स्कॉलरशिप दी जाती थी। ये प्रतिभा से आप समझ भी रहे होंगे कि ये शिक्षा के लिए है, ठीक है। तो प्रतिभा किरण योजना 2009। फिर सूरज धारा योजना, ये तो 2001-2 में आई थी। ये तो ST-SC के लिए, इनको सीमांत किसान है उनको अच्छी किस्म का हाई क्वालिटी की वैरायटी बीज उपलब्ध कराने के लिए ये लाई गई। फिर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना, ये 2006 में लॉन्च की, हालांकि इसको फिर बाद में लॉन्च भी किया गया है। इसमें क्या था कि बेटियों को जो विवाह सरकार, मतलब कि जो सामूहिक विवाह होते हैं ना, तो उसमें विवाह करवाते हैं, तो उनको फिर विवाह के बाद 55,000 रुपये जो सरकार उनको देती है, और साथ में विवाह भी हो जाता है। तो ये आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है सामूहिक विवाह योजना, ये 21 मई 2013 को लॉन्च। ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम है, तो पर इसमें पैसा नहीं दिया जाता, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री जन मान योजना, ये याद रखिएगा दोस्तों, 2 ठो अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक है प्रधानमंत्री जन मान योजना, और दूसरी है आपकी धरती आबा योजना, मैं फिर आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये है प्रधानमंत्री जन मान योजना, ये इंपॉर्टेंट है, उसको टिक कर लिए। नवंबर 2023 को लॉन्च की गई है। इसमें इसका जो जन मान का फुल फॉर्म है, ये प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान योजना है। ये PVTG के उत्थान के लिए, और इसकी सुर कहाँ से ये लॉन्च की गई, ये शिवपुरी जिले से लॉन्च की गई, ठीक है ना। तो ये जनजातियों को मतलब कि सुविधा उपलब्ध, पीवीटीजी जो पार्टिकुलर वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप्स है उनके सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये लॉन्च की गई है, ठीक है। इसमें उनको वित्तीय सहायता भी दी जाती है। अगला है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना, ये 2010 को लॉन्च की गई। इसमें था कि जो जनजाति बच्चे हैं वो अगर 12वीं क्लास में 80% से अधिक नंबर ला लेंगे तो उनको छात्रवृत्ति कराई जाती थी। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना। फिर है ट्राइसेम, ये ट्राइसेम 79 में लॉन्च हुई, ये आपको पता ही है, 79 में आया था ट्राइसेम। ये जनजाति युवा हैं जो 18 से 35 वर्ष के हैं, उनको उद्यम का कौशल देने के लिए, ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए ये लॉन्च की गई थी। फिर है केंद्रीय प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति
सहायता योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। ये 9वीं और 10वीं क्लास के जो जनजातीय बालक बालिका हैं उनको स्कॉलरशिप देता है, ठीक है। फिर ये भी आप दोस्तों याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट, हालांकि इंपॉर्टेंट वाली मैं अलग से आपको बता दे रहा हूँ। ये आपकी तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना, ये 2006 में लॉन्च की गई थी। इसमें क्या था कि जो ग्रामीण आदिवासी महिलाएं उनको सशक्त किया जा रहा और इसके लिए उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। किसके, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, कौन वित्तीय सहायता दे, ये अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कौन IFAD या IFAD के सहयोग से लॉन्च की गई थी। ये मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के वित्त सहायता से ये लॉन्च की गई थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये अभी 6 जिलों में आपके चल रही है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, छतरपुर, ठीक है। तो ये आप IFAD याद रखिएगा कि सीधे पूछ देगा कि IFAD के सहयोग से कौन सी वित्त योजना चलाई जा रही है, तो तेजस्विनी ये ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना। उसके बाद ये ST/SC अत्याचार निवारण अधिनियम, ये तो आपको मालूम है कि पूरा अधिनियम ही उनके महिला मतलब ST/SC के प्रिवेंशन के लिए निवारण करने, उनके प्रति होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए ये अधिनियम ही लॉन्च कर दिया गया। ये 11 सितंबर 1989 को संसद द्वारा पारित, 30 जनवरी 1990 से पूरे भारत में लागू होती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, इसकी आपकी लॉन्च डेट दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे है आपकी ये धारा है, तो ये कैसे पढ़ लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है तिरंगा थाली योजना, तो आपको मालूम है थाली है, तो इनको कुपोषण का उन्मूलन करेंगे। अब तिरंगा में 3 रंग होते हैं, तो जो आपका केसरिया रंग है मतलब दाल, जो सफ़ेद रंग है वो चावल, जो हरा रंग है वो हरी सब्जी के लिए था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका CM राइज स्कूल, तो ये तो आपको अभी आई है, ये तो आपको मालूम ही है CM राइज योजना। ये 11 जून 2021 में, ये आपको मतलब कि जो सरकारी स्कूलें हैं उनको उनको थोड़ा सा पुनः आधुनिक करने के लिए प्रोजेक्टर वगैरह लगाने के लिए, और ये आपके CM राइज स्कूल योजना आई, ठीक है। फिर है चैंपियंस 90 योजना, ये आपका सितंबर 2022 को लॉन्च की गई। इसमें था जनजाति और जाति मतलब ST/SC के जो विद्यार्थी उनको कोचिंग सुविधा उपलब्ध करानी है चैंपियन 90 में, ठीक। उसके बाद है रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना, 2003 में जनजाति युवाओं को स्वरोजगार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री मदद योजना, ये 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च की गई थी। ये आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री मदद, जैसे कि जब जनजाति के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय उनका जन्म संस्कार करने के लिए उनको 50 किलो राशन उपलब्ध कराया जाएगा जन्म के समय, और अगर कोई उनके घर में मर जाएगा तो 100 किलो का अनाज निःशुल्क उनको उपलब्ध कराया जाएगा, तो इसीलिए मदद के रूप में ये बोला गया है। फिर है मध्य प्रदेश वन मित्र पोर्टल, ये 2 अक्टूबर 2019 को, इसमें परंपरागत वनवासियों का वन स्टॉप सोल्यूशन है कि अगर उनको कोई समस्या है तो ये यहाँ पे जाकर के उनकी सारी इस पोर्टल में जाकर उनकी सारी समस्या का निदान हो जाए। अब सीड स्कीम, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका IMP कर लीजिए। ये जो सीड स्कीम, सबसे पहले तो ये पूछेगा सीड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT यानी डी नोटिफाइड ट्राइबल। डी नोटिफाइड ट्राइबल मतलब कि जिनको पहले ये नोटिफाइड थे इनको फिर बाद में हटा दिया गया, मतलब कि ये मतलब कि डी नोटिफाई में ऐसे जनजातियों को रखा गया था जो कि मतलब अंग्रेजों के समय ये व्यवस्था की गई थी कि जो कि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होती है, फिर बाद में उनको हटा दिया गया, तो फिर इसको डी नोटिफाई कर दिया गया। तो स्कीम ऑफ, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, स्कीम ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब, DNT, ठीक है। अब ये किस मंत्रालय के तहत लॉन्च हो रही है, इंपॉर्टेंट है, तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये याद रखिए, ठीक है। फिर ये विमुक्त, इसको विमुक्त कहते हैं, विमुक्त जनजाति, DNT मतलब विमुक्त जनजाति, तो विमुक्त एवं घुमंती जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए लॉन्च की गई थी। उसके बाद है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, ये 2021 और 22 में लॉन्च की। जनजाति क्षेत्र में जो बुनियादी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क बनाना है और नाली की सुविधा, जो भी पानी की व्यवस्था, ये सब के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई। फिर है आस्था योजना, ये जून 2021 में है, तो ये उनके जो भी है मतलब कोई मंदिर टाइप का है, कोई पेड़ है जो जिसको वो पवित्र मानते हैं, आपको मालूम है जनजाति ज़्यादातर पेड़ों की पूजा करते हैं, और ऐसे ही मतलब कि देव मतलब छोटे छोटे ऐसे चबूतरा बना करके अपने देवता को रख करके जो पूजा करते हैं, तो उनका जो देव स्थान है उनके संरक्षण, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए आस्थान योजना लॉन्च की गई थी। अगला अभी तक की जितनी मैं योजना बताया हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक की जितनी मैं आपको योजना शायद 30-40 बता चुका हूँ, उसमें सबसे लेटेस्ट यही योजना है, और अगर आएगी भी तो ये इसको तो मतलब पहली प्रायोरिटी बनती है कि अगर वो पूछेगा तो यही पूछेगा। ये याद रखिए, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये 2 अक्टूबर
2024 को लॉन्च की गई है। अभी अभी 2 महीने 3 महीने पहले ये गांधी जयंती पर लॉन्च की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अब इसका उद्देश्य समझिए, ये इंटीग्रेटेड है। पहला तो है सामाजिक बुनियादी ढांचा, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य कि उनको और आजीविका के महत्वपूर्ण अंतराल को दूर कर, मतलब आजीविका के लिए अगर उनको मतलब दूर जाना पड़ रहा है कमाने, तो उनके वहीं गांव भी उनको रोजगार की सुविधा। तो ये एक तरह से ये है सामाजिक बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की सुविधा देने के लिए ये आपका 2 अक्टूबर 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इसी के साथ ही आपका जो जनजाति का रक्षोपाय वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका। मैंने आपको ये तीसरी वीडियो में पूरी जनजाति, क्योंकि जनजाति आपको मालूम होगा कि जनजाति वाला टॉपिक है, ये सोशल जस्टिस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में फिर आपको अगले दिव्यांग वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया हूँ, हालांकि मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपको समझाता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।